सीरिया में तूफानी रफ्तार से हयात तहरीर अश-शाम अब होम्स को निशाना बना रही है। जी हां, होम्स को। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले 48-72 घंटे में जो हमने सीरिया में तब्दीलियां देखी हैं वो हमने शायद 30 या 40 साल से ना देखी हो। पहले तो अलेप्पो जो रेबल कंट्रोल में था, सबसे बड़ा शहर था एक जमाने में सीरिया का, वो हयात तहरीर शाम ने उसको हड़प कर लिया और सीरियन रजीम बशार अल असद के फोर्सेस को धक्का देके बाहर हटाया। वो भागे हमा की तरफ, फिर हमा पे धावा भोला और अब हमा कंट्री साइड को लेकर उनके पास डायरेक्ट जो स्मगलिंग रूट्स जाते हैं रूरल एरिया से दमास्कस की तरफ, वो तो उनके पास आ गए हैं, मगर मेन सड़कों के ऊपर हमा और दमास्कस के दरमियान अब हम्स या हम्स का जो इलाका है वो रहता है। नकल मकानी इतनी रफ्तार से हमने नहीं देखी। जो बशार अल असद के सपोर्टर्स थे, ज्यादातर जो अलवी तबके से ताल्लुक रखते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन है सुन्नी इस्लाम का, सॉरी शिया इस्लाम का एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन है, अलवी, अलवाइट्स उन्हें कहते हैं अंग्रेजी में। उनकी नकल मकानी हो रही है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट है। बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और सीरिया जो खाना जंगी की वजह से जो उसके टुकड़े एक तरीके से जो मौजूद थे अब वो सरफेस पे आ रहे हैं, मगर हमने ऐसा फोर्स नहीं देखा कि जो स्वीप कर रहा है इदलिब के ऊपर, जो बमबारी की गई, जो वहां पे प्रेशर आया नकल मकानी करके, जो ज्यादातर सुन्नी पॉपुलेशन थी इंटरनली डिस्प्लेस की, वो इदलिब जाके पहुंची, वहां पे उन्हें सेफ हेवन मिला। और वो एक पूरा का पूरा एरिया इदलिब, जो मुझे दिमाग में याद पड़ता है, उसकी जमीन थी लाल, यानी रेड उसकी जमीन थी, और टेंट सिटीज बनी हुई थी। रशियन बमबारी, हवा में फाइटर जेट चल रहे थे। उस सिचुएशन से मैं बात कर रहा हूं 2017 की, उस सिचुएशन से अब जब स्वीप किया उन्होंने अलेप्पो कंट्री साइड, अलेप्पो शहर स्वीप किया उन्होंने एक तरीके से, हमा ऐसा एरिया जहां पे एक हमा मैसेकर किया था बशार अल असद के वालिद ने। हमा मैसेकर के अंदर एक अननोन नंबर ऑफ लोग जो थे, उन 1982 की ये बात है, उस वक्त 1982 के अंदर, फरवरी 1982 के अंदर, जो बशार अल असद के वालिद थे हाफिज अल असद, उन्होंने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने हमा को 27 दिन तक घेरे में किया। और हमा के अंदर एक अपराइजिंग हुई थी सुन्नी मुस्लिम्स की, सुन्नी सीरियंस की, बातिस गवर्नमेंट के खिलाफ। और 27 दिन के अंदर जो इन्होंने घेरे में लिया, तो खाना पीना, कम्युनिकेशन, सब कुछ बंद कर दिया। और हमें यह आज तक नहीं पता लगा कि कितने लोग वहां पे शहीद हुए थे। नंबर रेंज करते हैं, 10,000 लोग शहीद हुए थे, टू ऑल द वे कहते हैं 40,000 शहादतें वहां पे हुई लोगों की, और वो हाफिज अल असद की वजह से हुई। वो ऐसी चीज थी कि सीरियन किताबों से, तारीख से उसको मिटा दिया गया था। सिर्फ जो लोग भाग गए थे या बच गए थे और निकल गए थे सीरिया से बाहर, उनके दिमाग और याददाश्त में वो चीज मौजूद थी। लेकिन अब ये जो टेक ओवर किया है सीरियन ऑपोजिशन ग्रुप्स ने, हयात तहरीर शाम ने, तो जो आप तस्वीरें वहां से आ रही हैं, ऐसे ऐसे लोग निकल रहे हैं जो 12 साल पहले जिनको डिक्लेयर डेड कर दिया था, जेलों के अंदर सड़े हुए थे, पड़े हुए थे वो लोग। 40 साल से जो लोग जेलों में थे, कुछ वो भी बरामद हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से, किस बेदर्दी से बशार अल असद और हाफिज अल असद फैमिली ने हमा के अंदर ज्यादतियां की। खैर पूरे सीरिया में ही ज्यादतियां की, एक हमा की हम क्यों बात करें, मगर 2/3 शहर को तबाह कर दिया था 1982 में। मेरी पैदाइश हुई थी 1981 में, तो उसके एक साल बाद इमेजिन करें, मैं 43 का हूं, तो 42 ईयर्स से ये ज्यादतियां चल रही थी। 2011 में भी हमा के लोग खड़े हुए थे, मगर उन सबको जद कर दिया था। हमा मैसेकर एक तो 1982 के अंदर हुआ, फिर 2011 के अंदर जो अट्रॉसिटीज हुई उसको भी नहीं भूला जा सकता। एक यहां पे न्यूआंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
हयात तहरीर शाम इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी, एक तो टर्किश सपोर्ट के बगैर, और दूसरा, और इसके ऊपर मैं और रोशनी भी डालूंगा, जो इजरायली डिकैपिटेशन चली लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की लीडरशिप के साथ, सीरिया के अंदर आईआरजीसी या इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो सीरिया के अंदर जो लीडरशिप थी उनके साथ जो उनको खत्म किया गया, उसने एक रास्ता खोल दिया एचटीएस के लिए कि वो ये एडवांस कर दे। अगर तो इजरायली डिकैपिटेशन नहीं होती लबनान के अंदर और सीरिया में और दीगर जगहों पे, तो शायद ये ओपनिंग या इतने गैप्स नहीं होते, क्योंकि हिजबुल्लाह तो उसका डेसिमेशन के बाद वो अपनी जान बचा लें बहुत बड़ी बात होगी। तो वो तो खैर अपना औरों के की मदद के लिए कहाँ आएंगे। दूसरी जानब से टर्किश प्रेसिडेंट सदर रजब तैयब एर्दोआन ने बशार अल असद साहब से कहा है कि भाई आप अब थोड़ा लाइन पे आ जाएं, आप बातचीत कर लें, क्योंकि एक तरीके से उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं, क्योंकि टर्की ने कोई 2-2.5 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज जज्ब किए थे। बहुत प्रेशर था टर्की के ऊपर, अंदर टर्की के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो ये बहुत एक बड़ी ओपनिंग देगी ये चीज़ टर्की को भी, कि वो अब जो सीरियन रेफ्यूजीज तुर्की के अंदर रह रहे थे उनसे कहेंगे कि अब आप अपने घरों को वापस जा सकते हैं, अलेप्पो में जा सकते हैं। हमा तो खैर वो तो वहाँ पे अलरेडी कंट्रोल था, हम्स के अंदर भी, मगर अब जो इतलात आ रही हैं कि होम्स के अंदर से भी रजीम के जो फैक्शंस हैं वो भाग रहे हैं। तो एक पूरी क्लीन स्वीप एक तरीके से नजर आ रही है सीरिया के अंदर। बहुत रिमार्केबल, बहुत मोमेंटस ओकेजन है, मगर जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, एक जियोपॉलिटिकली एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी डेवलप हो गई, क्योंकि इजरायली एक्शन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट आया सीरिया के अंदर, जिसने ओपनिंग दी हयात तहरीर शाम को, मुराद सईद ब्रिगेड को, टर्किश और जो सीरियन ऑपोजिशन ग्रुप से उनको, कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो दो तरफ से ये चीज फैल रही है। अब देखते हैं इवेंचुअली ये कहाँ जाके ये रुकेगी ये कार्रवाई, बट इट इज डेफिनेटली अ वेरी मोमेंटस ओकेजन इस वक्त जो चल रही है वो सीरिया के अंदर। और ये तब्दीलियां जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, हमने 10 साल तक सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में कवर कर रहा हूं, 2011 अपराइजिंग जो हुई थी उस टाइम से, 2011-12 के अंदर अपराइजिंग सीरिया में हुई, 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई, उसका नॉक ऑन इफेक्ट हुआ। तो ऑन द ग्राउंड 2016 में जब अलेप्पो लूज हुआ था, 2015 एंड के अंदर, 2016 की बिगिनिंग के अंदर, तो मैं सीरिया के अंदर मौजूद था, नॉर्दर्न सीरिया के अंदर मैं मौजूद था। और वहां से मैंने जो देखा कि किस तरीके से ये चीज़ इवॉल्व हुई, दाइश के भी पॉकेट्स थे उस वक्त उधर रिमेनिंग, यानी वो तो 2012 के बाद मोसुल ऑपरेशन, फिर सीरिया के अंदर जो फैल गया था दाइश, उसको कंटेन करने में, फिर रशियन जो फाइटर जेट शूट डाउन हुआ था 2015 में। अब रशिया की पोजीशन भी बड़ी नाजुक है यूक्रेन के अंदर लेकर। इसी तरीके से बशार अल असद साहब की पोजीशन भी अब तो खैर मेरे ख्याल से अब उनके पास कोई ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं है, अगर इसी रफ्तार से चीज़ें चलती रहीं। और अब तो हयात तहरीर शाम हेतेशे अनाउंस कर रहेगा कि भाई होम्स के अंदर जो बशार अल असद साहब के लॉयलिस्ट हैं, फैक्शंस हैं, वो अगर हम आना चाहते हैं तो उनको एमनेस्टी दे दी जाएगी, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अलेप्पो के अंदर जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड हैं उनको गवर्नर लगाने की भी बातें हो रही हैं। तो हयात तहरीर शाम बहुत ही एक प्लानिंग के साथ आ रहा है इस वक्त। और ये लेबलिंग जो उनकी की गई थी अलकायदा एफिलिएटेड, ये सब चीज़ें वो उनकी कोई बेबुनियाद होंगी, वो मेरे ख्याल से कोई उनका वजूद नहीं होगा। क्योंकि बड़ा एक स्मार्टली, अब जोलानी तो अब उनका एक तकिया कलाम था, मगर जोलानी साहब जो हैं वो बड़ा स्मार्टली इसे प्ले कर रहे हैं। और अपने आई गेस ये खबर अपना डेफिनेटली मूव होगी, और उसके ऊपर मैं अपना रिपोर्टिंग और तज्जिया आपके साथ जारी रखूंगा। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑब्वियसली ये एक बड़ा डिवाइसिव इशू है, क्योंकि इसके अंदर इजराइल और जो इजरायली बर्बरियत गाजा के अंदर हुई है, उसके बाद ओपिनियंस बहुत डिवाइड हो गए हैं। हम एक तरीके से इस चीज़ को एक ग्लोबल साउथ और अमेरिकन इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, मगर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्पेशली फॉर टर्की। कि टर्की अमेरिकन एम्बिट, नेटो एलाई, उसकी पोजीशन अब और मजबूत हो गई है अमेरिकन निगाहों में एक तरीके से। इसके बाद यूक्रेन के बाद
जो टर्की ने रोल प्ले किया था उसके अंदर। तो डिफरेंट मूविंग पार्ट्स, इसके अंदर इसराइल का भी एक फैक्टर है, और टर्की इसराइल की रिलेशनशिप भी कंटिन्यू है। ऑब्वियसली टर्की के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है अजरबैजानी एनर्जी, जो इवेंचुअली जाती है इसराइल की तरफ। अजरबैजान गारंटोर है इजरायली एनर्जी सिक्योरिटी का। तो एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, मगर डेफिनेटली अगर आप सीरियंस की बात करें जिन्होंने सफ़र किया है बशार अल असद और हाफिज अल असद फैमिलीज़ के टेरर, दहशत गर्दी से, गुंडागर्दी से, और ये एसेंशली तो एक नार्को स्टेट ही बन के रह गया था ना, तो उनके लिए ये एक मोमेंट है। उनके, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और हमारी उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बट इंसाफ एक ऐसी चीज़ है कि कहीं रुकना चाहिए, किसी को रोकना चाहिए। बर्बरियत, फस्तायत, उसके बाद ही जाके कहीं ये चीज़ ठहरती है। मगर जो लोग ये एक्सपेंशन को बैक कर रहे हैं उनके अपने रिकॉर्ड भी कोई इतने अच्छे नहीं है। हैविंग सेड दैट, खैर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या समझते हैं। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।